हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी 50 मार्क का है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में 50 मार्क के लिए मैं आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, व्याकरण से भी होगा, आपके सिलेबस से भी होगा, या आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो जरूर सारे क्लासेस को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मेरे भाई चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि देवयानी के पिता कौन थे। याद रखना, देवयानी का पिता कौन था? शुक्राचार्य था। देवयानी का पिता क्या याद रखोगे? शुक्राचार्य था। आगे बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कच्छ किस रचना का पात्र है। तो सिंपली यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ जो है यह संजीवनी रचना का पात्र है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि संजीवनी शीर्षक के रचनाकार की बात करी जाए तो संजीवनी शीर्षक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि देवयानी किस रचना की पात्रा है। तो सिंपली याद रखोगे, देवयानी जो है मेरे भाई यह संजीवनी की पात्रा है। ठीक है, संजीवनी की पात्रा। देखिए बात कर लिया जाए यहां पर संजीवनी की, तो संजीवनी में आपको देवयानी के अतिरिक्त एक और कौन सी महिला पात्रा है, आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। एक और महिला पात्रा जो कि क्या कहते हैं संजीवनी में देवयानी के अतिरिक्त कौन सी है। आगे बात करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखना। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है संजीवनी की कथा का आधार क्या है। तो सिंपली आपको याद रखना है, संजीवनी कथा जो है यह एक पौराणिक कथा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला देखना। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संजीवनी काव्य की भाषा क्या है। तो संजीवनी जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह एक खड़ी बोली भाषा में लिखा गया। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि प्रतीक काव्य की दृष्टि से कौन सी रचना सफल है। तो क्या वह संजीवनी है, क्या वह पंचवटी है, क्या वह साकेत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रतीक काव्य की दृष्टि से अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली यहां पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो है यह एक सफल रचना मानी जाती है। आगे बात करेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है पाषाणी शीर्षक के रचनाकार जो है यह कौन है। तो पाषाणी किसके द्वारा लिखा गया है? सिंपली आपको याद रखना है यह जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि भगीरथ का संबंध जो है यह किस रचना से है। तो भगीरथ मेरे भाई किससे संबंधित है? तो यह गंगाबतरन से संबंधित है। किससे संबंधित है भगीरथ? तो गंगाबतरन से संबंधित है। आगे बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चंस क्या याद रखना है। तो कहता है ब्रह्मा का संबंध जो है यह किस रचना से है। तो ब्रह्मा का संबंध जो है आपको याद रखना है गंगाबतरन से। ब्रह्मा किससे संबंधित है? गंगाबतरन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पुरूरवा पात्र का संबंध जो है यह किस रचना से है। स्टार लगाना प्रश्न पर बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और देखिए पुरूरवा जो है यह उर्वशी रचना से संबंधित है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, अगला याद रखेंगे। आप लोगों को याद रखना है कि चित्रलेखा का संबंध जो है यह किस रचना से है। तो चित्रलेखा मेरे भाई यह किससे संबंधित है? तो यह उर्वशी रचना से संबंधित है। आगे बात करेंगे, अगला देखो। अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है अहिल्या कौन थी। तो अहिल्या जो थी मेरे भाई यह किसकी पत्नी थी। तो अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस कहता है कि अहिल्या का जो संबंध है यह किस रचना से है। तो अहिल्या देखिए क्या वह गंगाबतरन से, या फिर पाषाणी से, या फिर वासंती से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली याद रखोगे अहिल्या जो संबंधित है यह पाषाणी रचना से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन लगाना स्टार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पाषाणी में कुल कितनी संगीतकाएं संकलित है। तो पाषाणी में देखिए पाफोर 5। ठीक है, पाफोर क्या याद रखोगे? पाफोर पाषाणी और पासे याद रखोगे 5। तो पाषाणी में कितनी संगीतकाएं? 5 संगीतकाएं। आगे बात करेंगे, अगला देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पाषाणी के प्रकाशक का नाम क्या है। यानी कि पाषाणी जो है, पाषाणी जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो सिंपली याद रखोगे यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वह नहीं तो क्या कहते हैं, वह नहीं तो लोक कुमारी था, क्या कहते हैं लोकमारी था, नहीं वह जय भारती था, नहीं जन भारती था। किसके द्वारा पाषाणी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? आप फटाफट से कमेंट करके बताइए पाषाणी जो है यह किसकी रचना है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हो पुरुषास्त्र प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या। प्रस्तुत पंक्ति जो है यह किस पंक्ति से, यानी कि किस शीर्षक से लिया गया। क्या वह गंगाबतरन से, क्या वह पाषाणी से, या फिर मंजरी से लिया गया है। देखिए क्या कहता है, हो पुरुषार्थ प्रबल तो
कोई भी अनहोनी बात क्या, यह जो पंक्ति है सिंपली याद रखोगे पासानी से लिया गया। किससे लिया गया है? पासानी शीर्षक से लिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस कहता है गंगा बतरन में कितने दृश्य हैं? तो बात करी जाए गंगा बतरन की तो सिंपली याद रखना गंगा बतरन में कुल 3 दृश्य हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस कहता है कि पासानी में कितने दृश्य हैं? तो पासानी में दृश्यों की संख्या कितना है? 3 है। लेकिन संगीतिकाएं कितनी है? तो संगीतिकाएं की अगर बात कर लिया जाए तो संगीतिकाएं, ठीक है, संगीतिकाएं जो है मेरे भाई ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? संगीतिकाएं 5 हो जाएगा, लेकिन दृश्य कितने हैं? तो केवल 3 है। आगे देखेंगे अगला। आइए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मलिका जो है, मलिका किस रचना की पात्र है? तो मलिका जो है, या अगर बात कर लिया जाए तो आप बताओगे यह पासानी का पात्र है। किसका पात्र है? पासानी का पात्र है आपका मलिका। आगे देखेंगे। आइए अब देखिए, ये आपका व्यवहारिक हिंदी से संबंधित प्रश्न है। व्यवहारिक हिंदी से भी आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो क्वेश्चन कहता है संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? तो कुल कितनी भाषाएं थी संविधान निर्माण के समय? सिंपली आपको याद रखना है मेरे भाई 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं संविधान निर्माण के समय? और अभी भी कितने हैं वर्तमान में भी पूछ लिया जाए तो इसमें 22 भाषाओं को क्या किया गया है? संकलित किया गया है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, कहता है क्वेश्चन कि संविधान में प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा संबंधी निर्देश है? तो यह कौन सा उपबंध है? तो सिंपली याद रखोगे 352। कौन सा उपबंध है? 352 उपबंध है। ठीक है, 352 में क्या किया गया है? तो संविधान की राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। आगे बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यह जो मेरे भाई 120 अनुच्छेद में किसका वर्णन है? तो संसद की भाषा से संबंधित प्रावधान का क्या है? वर्णन किया गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस। देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है, देखो क्वेश्चंस है कि संविधान में राज्य की विधानसभाओं की भाषा, पहले तो मैंने संसद के बारे में बताया, अब यहां पर देखिए राज्य विधानसभा के भाषा के बारे में अगर पूछ लिया जाए आपको तो क्या बताओगे? 122 में। संसद किसका? संसद का कितना में? तो 120 में। और यहां पर विधानसभा की भाषा तो आपको याद रखना 122 में। आगे बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो राजभाषा की अगर बात कर लिया जाए तो भाग नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? भाग नंबर आपका 17 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला नंबर कहता है कि हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधी जो निर्देश है यह किसमें? तो 351 में वर्णित किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखना, कहता है राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो राजभाषा संकल्प की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर ना तो 1970 में, ना ही 67 में, ना ही 50 में। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप फटाफट से कमेंट करके हमको बता दीजिए राजभाषा संकल्प जो है इसे किस वर्ष पारित किया जाता है? आप कमेंट करके फटाफट से बताइए। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आइए अगला क्वेश्चंस आपका कहता है कि अनुच्छेद 350 में जो है यह किसका वर्णन किया गया है? तो बात करें अनुच्छेद 350 का तो क्या वह भाषी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए? तो यह बिल्कुल भी नहीं किया गया है 350 में। न्यायालय भाषा का प्रयोग ये भी नहीं, राजभाषा का प्रयोग ये भी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है आपका। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैथिली भाषा को संविधान में जो है मान्यता कब दी गई थी? तो मैथिली भाषा को अगर बात कर लिया जाए तो संविधान में 2003 ईस्वी में क्या दी गई थी? तो मान्यता दी गई थी। फिर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ये आपका व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है हिंदी में अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो देखो कारक यहां पर क्या पूछा गया? कारक से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं सारा कारक जो है अभी क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए कारक की अगर बात कर लिया जाए तो कर्ता कारक, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, आप मेरे साथ पढ़ते जाइए आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, इसके बाद करण से, ठीक है, करण से, करण से, इसके बाद मेरे भाई याद रखना संप्रदान, क्या याद रखोगे? संप्रदान कारक को के लिए, किसके लिए? को के लिए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अपादान, क्या देखेंगे? अपादान का भी क्या होता है? चिन्ह। तो अपादान का चिन्ह होता है से। इसके बाद देखेंगे आगे, आगे देखिएगा अगला जो है आपका संबंध। अगला क्या है? संबंध कारक है। संबंध का चिन्ह क्या होता है? काके की, क्या होता है? काके की होता है। इसके बाद आपका है अधिकरण। इसके बाद क्या है? अधिकरण की बात कर ले तो में पर, अधिकरण की बात किया जाए तो में पर। इसके बाद देखिए आगे आ जाता है आपका संबोधन। संबोधन में बात कर लिया जाए, ये वैसे हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है ज्यादातर। ठीक है, हे अरे। तो इस तरीके से देखिए कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने देख लिया। अब देखना यहां पर भाई साहब अधिकरण का तो आपको पता चल गया कि में पर होता है। सबसे कंफ्यूज करने वाला अगर मैं आपको बता दूं, देखिए कंफ्यूज करने वाला अगर दो कारक मैं आपको बता दूं तो
एक आपका आ जाएगा करण, क्योंकि देखिए इसका भी चिन्ह से है और इसका भी चिन्ह क्या है, अपादान का भी चिन्ह से है। तो यहां पर आप इसको कैसे क्लियर रखोगे, तो अगर देखिए अगर यहां पे इस करण कारक वाले से अर्थ होता है या क्या होता है, जुड़ाव। क्या होता है, अगर आपको कोई शब्द दे दिया जाए, जैसे कहे कि मैं कलम से लिखता हूं, तो यानी कि कहने का मतलब है मैं कलम के साथ जुड़कर लिख रहा हूं, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। लेकिन बात कर लिया जाए अपादान से का, तो इसका अर्थ होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव होता है। और देखिए ये अलगाव, इसका क्या अर्थ, जैसे कि मान लीजिए कहेंगे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता जो है पेड़ से अब अलग हो गया, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी व्यंजन में पारस्विक ध्वनि जो है यह है। तो पारस्विक ध्वनि की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हुआ, घ होगा या फिर र होगा या फिर ल या व। तो पारस्विक ध्वनि आपको याद रखना है, यहां पर सिंपली र में क्या होती है, पारस्विक ध्वनि होती है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद। तो देखिए राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेट लैंग्वेज। स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य, और लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, स्टेट लैंग्वेज। आगे देखेंगे, देखिए ये व्याकरण से संबंधित फिर से क्वेश्चन है और मुहावरा सॉरी कहावत है। क्या है, कहता है चिराग तले अंधेरा। कहावत का क्या अर्थ होता है, तो चिराग तले अंधेरा का मतलब क्या होता है, अपनी बुराई नहीं दिखना, अपनी बुराई नहीं दिखना, यानी कि चिराग तले अंधेरा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आइए अगला क्वेश्चंस आपका कहता है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए बताइए हम लोग हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना फटाफट से, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रभाषा जो है वह भाषा है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता है। प्रस्तुत पंक्ति या किसके द्वारा कहा गया था, तो राष्ट्रभाषा की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर देखिए इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है संक्षिप्तता विशेषता है। तो संक्षिप्तता की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी क्या, तो इसकी विशेषता है संक्षेपण। ठीक है, संक्षिप्तता किसकी विशेषता है, तो यह संक्षेपण की विशेषता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है आपका कि पल्लव में किया जाता है, पलवन में क्या किया जाता है, तो सिंपली आपको याद रखना है पलवन में भाव का विस्तार किया जाता है। ठीक है, संक्षेपण में क्या किया जाता है, भाव का संक्षेप किया जाता है, पलवन में भाव का क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। आगे देखना क्वेश्चन आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई साहब कि पल्लव, ठीक है, पलवन के तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो पलवन के तत्व की अगर बात कर लिया जाए तो देखो यहां पर जो है सरल भाषा होनी चाहिए, वस्तुगत गहराई भी होनी चाहिए, संतुलित कलेवर भी होना चाहिए, यानी कि एक ऑप्शन बच जाता है वो आपका है तत्सम प्रधान जो है शब्दावली नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टिप्पण का प्रयोग होता है। बात करा जाए टिप्पण का प्रयोग या कहां पर होता है, तो सिंपली आपको याद रखना है टिप्पण जो है यह कार्यालय से संबंधित है, ऑफिस से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका कि लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो लौट कर आया, ठीक है, ये अनेक शब्दों के लिए क्या है, एक शब्द है, और लौट कर आया हुआ यानी कि क्या, तो उसको कहते हैं प्रत्यागत। क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं, जो लौट कर वापस आ जाता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन कहता है अरि शब्द का सही अर्थ क्या है। तो बात करा जाए अरि जो है मेरे भाई यह किसका पर्यायवाची होगा, तो सिंपली यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शत्रु। क्या हो जाएगा, शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है, अरि होता है। शत्रु का पर्यायवाची अरि होता है, दुश्मन होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस कहता है उठा न रखना, ठीक है, उठा न रखना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो सिंपली देखो कसर ना छोड़ना। क्या, कसर ना छोड़ना मतलब उठा न रखना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस आपका भाई साहब कहता है कि जो अपनी हत्या करता है वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। अपनी हत्या स्वयं करने वाला मतलब आत्महत्या, आत्मघाती कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मघाती कहलाता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि जर्नल शब्द का सही अनुवाद क्या होता है। तो बात करा जाए जर्नल की, किसकी बात करी जाए, तो जर्नल का अर्थ होता है पत्रिका। क्या होता है, जर्नल का पत्रिका होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है इंटरव्यू शब्द का सही अनुवाद क्या है। तो इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार। क्या होता है, इंटरव्यू का अर्थ साक्षात्कार होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है फेयर। क्या कहता है, फेयर शब्द का सही अर्थ, तो सिंपली याद रखोगे, देखो एक होता है FAIR फेयर, फेयर मतलब क्या होता
होता है? मेला। फेयर मतलब क्या होता है? मेला होता है। लेकिन यहां पर क्या है? FARE, क्या है मेरे भाई? FARE। फेयर का अर्थ क्या होता है? तो किराया होता है। क्या होता है? किराया होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस कहता है अपोजिशन शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो अपोजिशन की अगर बात कर लिया जाए तो इसका अर्थ होता है विपक्ष। क्या होता है? कहते हैं ना जैसे चुनाव में अपोजिशन पार्टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है? यूजुअल शब्द का हिंदी अनुवाद। तो बात करा जाए यूजुअल शब्द का तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? यूजुअल मतलब होता है सामान्य। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अगला जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप आज के इस क्लास का, कहता है राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत लिपि कौन सी है? तो राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत जो लिपि है वो आपका देवनागरी है। अगर बात कर लिया जाए अंग्रेजी की तो आप क्या बताओगे? अंग्रेजी की आप बताओगे रोमन। क्या बताओगे? अंग्रेजी की आप बताओगे रोमन, ठीक है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए मैथिली की, किसकी पूछ लिया जाए? मैथिली की, तो आप बताओगे, क्या बताओगे? अवधि। क्या बताओगे? अवधि, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो आखिरी क्वेश्चन कहता है आपका कि राजभाषा विभाग की स्थापना जो है यह कब होती है? तो राजभाषा विभाग की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना 1975 में कब होता है? 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना होती है। तो यह आपका जो सेट सीरीज आपका 4 था, इसका मैंने कंप्लीट 50 क्वेश्चंस आपको करा दिया है। जिस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है सेम टाइप से मैंने आपको यहां पर क्वेश्चंस करा दिया है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके, ठीक है। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।